नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 12 बज चुके हैं और 12 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी जीएस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं जीएस से रिलेटेड, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं। और ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी हमें प्रिपरेशन करनी होती है तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। उसके बाद हमें थ्योरी को पढ़ना होता है, थ्योरी को भी ये तरीके से पढ़ना होता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट होता है, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम आज स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, जो कि मैंने बताया था, ये आज की क्लास जो है वो 8वें नंबर की क्लास है। इससे पहले आपकी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो इससे पहले की क्लास को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अब आपको सेशन को करना होगा शेयर। तो जितने भी साथी हैं सेशन शेयर करने के बाद में, सेशन को शेयर करने के बाद में आपको फिर उसके बाद में इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप सेशन को फिर शेयर कर पाए, क्योंकि ये टाइम जो है वो आपका पढ़ाई का टाइम है। जैसे ही अभी जो है अभी आप शेयर कर लोगे, लेकिन उसके बाद में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हम शेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप अपनी क्लास को, जो आपकी क्लास है, इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और जितने भी साथी हैं सभी को गुड आफ्टरनून। पलक, हाँ जी, वेलकम, आपका भी वेलकम है। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। और क्या कहता है आपका पहला क्वेश्चन? कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। इनमें से हमें बताना है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया है, जितने भी अधिवेशन हुआ है उन अधिवेशन में आपके अलग अलग अध्यक्ष चुने जाते थे, उन अध्यक्ष में से ऐसा कौन सा है जो कभी अध्यक्ष नहीं रहा है, हमें यह बताना है। ए है आपका एनी बेसेंट, बी यहां पे दिया है अंबिका चरण मजूमदार, सी यहां पे है बाल गंगाधर तिलक, और डी है यहां पे जेबी कृपलानी। तो क्या आंसर होगा यहां पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई ऐसा इनमें से कौन है जो कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है? तो बता दीजिए क्या आंसर होने वाला है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहां पे ऑप्शन नंबर, बताइए क्या आंसर होगा। तब तक मैं आपको और चीज़ें इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको बताता हूं कि जैसे आप एनी बेसेंट की बात करते हैं, तो एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कांग्रेस की क्या है, पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही। और आपसे अगर पूछा जाए किस अधिवेशन में रही, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन। क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन। अब पूछा जाए कलकत्ता अधिवेशन हुआ कब था, तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उनमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, आगे दिया है अंबिका चरण मजूमदार, ये भी क्या है, ये भी अध्यक्ष रह चुके हैं और ये आपके लखनऊ अधिवेशन में रह चुके हैं। अब लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, यानी एनी बेसेंट के बनने से पहले कौन था? वो था आपका अंबिका चरण मजूमदार, जो 1916 में थे। बाकी आपको 2 ऑप्शन बचते हैं, दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका क्या होगा, यहां पे होगा जो अध्यक्ष नहीं चुना गया, वो हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक, जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी जेबी कृपलानी की मैं बात करूं तो ये भी अध्यक्ष रहे हैं। ये 1946 में मेरठ अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे थे, यानी स्वतंत्रता के टाइम में भी अगर कोई अध्यक्ष था तो वो कौन था? वो भी जेबी कृपलानी थे। ठीक है, एनी बेसेंट, हाँ जी, आईएसटी अध्यक्ष, एनआईसी की, आईएनसी की। आकाश ने आंसर दिया है बी, 1917 में। बी, अब जो है जिनका बी आंसर आ रहा था, अब वहां पे आंसर चेंज होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब आंसर है क्या? सी आंसर, जो क्या है आपका बाल गंगाधर तिलक, जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? इनमें से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान। बस ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा। राजस्थान बता रहे हैं पलक सिंह, और शिवा ने बता दिया है डी आंसर।
ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, जो कॉपर के लिए यानी तांबे के लिए सबसे बड़ा भंडार है। भंडार तो है आपका राजस्थान, लेकिन अगर आपसे यहां पे ये पूछ लिया जाए कि प्रोडक्शन कौन सबसे ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो भंडार जिसके पास है वही प्रोडक्शन करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है वो कौन करता है, वो मध्य प्रदेश करता है। भारत का 53% जो प्रोडक्शन करता है, जितना भी आपके यहाँ पे तांबा निकलता है उसका 53% जो पार्ट है वो कहां से निकलता है, वो मध्य प्रदेश से निकलता है। और भंडार सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है, तो वो आपका राजस्थान में है। तो जिन्होंने राजस्थान आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, पलक सिंह, शिवा राजपूत, एएसपी शिवाजी द बॉस, सबने आंसर दिया है सही। इसके अलावा अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, ये तो बात होगी भारत की। अगर आपसे दुनिया के बारे में पूछा जाए तब आप क्या बताओगे, तो जब आप आंसर दोगे चिली, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर का यानी तांबे का सबसे ज्यादा भंडार किसी पर है तो वो कौन है, तो वो है आपका चिली। और भंडार के अलावा जिस तरीके से मैंने यहां पे भंडार और उत्पादन बताया, तो यहां पे उत्पादन कौन सबसे ज्यादा करता है, तो प्रोडक्शन भी किसके पास में सबसे ज्यादा आता है, वो भी चिली ही है। तो दुनिया में उत्पादन और भंडार में सबसे नंबर 1 कौन है, चिली। और भारत में पूछा जाए तो राजस्थान सबसे ज्यादा भंडार और उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है। आज का ने पहली मतलब बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन की है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत दिनों बाद आए। तो कहते ना कि सुबह का वटका शाम को वापस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला है जंगल महल। जंगल महल है कहलाने वाला क्षेत्र कहां अवस्थित है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहां पर अवस्थित है। सामने ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, ए है आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और बिहार। तो बता दो आंसर क्या होगा कि जंगल महल के नाम से किसे जाना जाता है इनमें से चारों स्टेट में से। तो यह जंगल महल का यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे मोस्टली क्या मिलते हैं, जंगल मिलते हैं। और जंगल में कौन रहेगा, आदिवासी लोग रहेंगे। तो जंगल में कौन रहेगा, अगर मैं बात करूं जंगल की बात करी, जंगल महल की बात हो रही, तो जहां पे क्या होगी, जंगलों की संख्या ज्यादा, और जंगलों की संख्या ज्यादा तो इसका मतलब यहां पे इलाका कैसा होगा, आदिवासी होगा, यानी ट्राइब्स का एरिया होगा। तो ये इलाका किसका है, ये ट्राइब्स का एरिया है। और ये ट्राइब्स का एरिया इनमें से किस में होगा, तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा शिवाजी द बॉस का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। तो शिवाजी ने आंसर दिया है ए, और शिवा राजपूत ने आंसर दिया है सी, पलक सिंह भी बता रही हैं ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग ए के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं कि यहां पे जो आंसर होगा वो पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि जंगल महल या फिर जंगल टेरी, जंगल महल बोलें या फिर कहें जंगल टेरी के नाम से जाना जाता है किसको, वो जाना जाता है पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को। तो पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके हैं जिन्हें हम आदिवासी इलाका कहते हैं, तो वो है आपका पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम और बिष्णुपुर, भीरभूम। तो ये जो हैं यहाँ पे, अब अगर आपने पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए होंगे तो चुनाव के टाइम पे आपने सुना होगा कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल में जंगल महल नाम की जगह को जीत लिया है। तो जंगल महल के नाम की जगह का मतलब क्या है कि पुरुलिया आता है यहाँ पर, जहाँ पर बांकुड़ा आता है, झारग्राम आता है, बिष्णुपुर आता है, बीरभूम आता है। ये ऐसे इलाके हैं जिनको जंगल महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन एरिया में ट्राइब्स की संख्या ज़्यादा है और ट्राइब्स कहाँ रहेंगे, जंगल में रहेंगे। तो यहाँ पर जंगल का एरिया ज़्यादा है, इस वजह से जंगल महल कहा जाता है। नेटवर्क धोखा दे रहा है, नेटवर्क देखना सही तो है भाई। चलिए ESP नेटवर्क सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे सामने क्लास चल रही है। अब आप ये कहोगे नहीं चल रही होती तो फिर मैं कहता कि यार कि हाँ ऐसा है, लेकिन मेरे सामने खुद चल रही है और मेरे में एक्सलेंट कनेक्शन दिखा रहा है। सर मैं सलोनी हूँ, आपको याद है क्या, सलोनी यूपी पुलिस के जो पेपर में पढ़ते थे वो। ऑप्शन नंबर डी सेवा ने आज दिया है। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः कहाँ केंद्रित है। तो जूट उद्योग कहाँ होता है, इनमें से आपको आंसर देना है। तो जूट उद्योग जहाँ होगा, कहाँ होगा, जहाँ पे जूट के मिलों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जूट उद्योग क्या है, उद्योग का मतलब इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी। इंडस्ट्रीज में क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों बोला जाता है जूट उद्योग सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जूट की जो मिल होती हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं।
अगर ये मिल सबसे ज़्यादा है तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वो भी आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होगा। इस वजह से इसे जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए तो इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आपका असम का क्षेत्र है जहां पे जूट का उत्पादन होता है। असम के अलावा ये बिहार का और उड़ीसा का भी क्षेत्र है, तो यहां पर भी क्या होता है, यहां भी आपका जूट का उत्पादन अच्छा होता है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा उत्पादन कहां होता है, वो होता है आपका पश्चिम बंगाल में। और यह भी याद रखना कि जूट का पहला कारखाना कहां ओपन किया गया था, बता दीजिए, आपको आंसर बताना है कि जूट का पहला कारखाना कहां पर ओपन किया गया था, आंसर दीजिए तब तक। और मैं बताता हूं कि जूट को हम क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं जूट को, गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा। तो मैंने पूछा जूट का पहला कारखाना कहां पर ओपन किया गया था। पलक सिंह ने असम बिहार बिल्कुल, आकाश निशा सिंह का आंसर डी है। तो जो लोग डी के साथ है बिल्कुल मॉर्निंग बोलूंगी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मॉर्निंग बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुड मॉर्निंग बोला है तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोला है तो गुड इवनिंग, और गुड आफ्टरनून बोला है तो गुड आफ्टरनून। पलक सिंह का आंसर आ चुका है कर्नाटक। शिवाजी द बॉस ने आंसर दिया है कोलकाता। और यहाँ पे सही आंसर किसी ने दिया है तो वो शिवाजी द बॉस ने दिया है, और शिवाजी द बॉस का आंसर है कोलकाता। तो पहला कारखाना यानी जूट का जो पहला कारखाना था वो कहाँ पर है, वो आपका कोलकाता में है। ठीक है, कहां पर, कोलकाता में। अब कोलकाता में है तो इसका मतलब क्या है, ये ओपन भी हुआ होगा, पहला कारखाना है तो कब ओपन हुआ, ये ब्रिटिशर्स ने ओपन किया था। और कब किया था, 1855 में किया था। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाए कब ओपन किया गया, तो 1855 में। कहां ओपन किया गया, कोलकाता में। और जूट उद्योग सबसे ज्यादा कहां, वो पश्चिम बंगाल में। मिलों की संख्या कहां पर, वो भी पश्चिम बंगाल में। और इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्यों हिला डाला ना क्या, मैंने सुना नहीं, कोई बात नहीं है, आंसर मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपसे कि जनगणना 2011 यानी सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या है। पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या है ये बताना है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। शिवाजी द बॉस वी लाइक। चलिए, ए है आपका 100 922, बी है आपका 100 932, सी है आपका 100 933 और डी आपका 1000 943। तो यहां पे क्या है, तो यहां पे ये बताना है कि सेंसस 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है। तो इसका मतलब है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, यानी 943 महिलाएं। आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल, पलक सिंह ने आंसर बताया बिल्कुल। तो 1000 रेशियो 943, इसका मतलब क्या है, 1000 पुरुष और 943 महिलाएं हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिल्कुल। शिखा कुमारी ऑप्शन नंबर डी, निशा सिंह का भी ऑप्शन नंबर डी है। अगर मैं यहां पे पूछूं, ये तो हो गया भारत का, तो भारत में अगर भारत के अंदर जो स्टेट हैं, स्टेट में सबसे ज्यादा जो अनुपात है वो कहां है, स्टेट में सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है, ये आंसर दीजिए आप लोग। क्या आंसर होगा इसका कि सबसे ज्यादा रेशियो कहां पर और सबसे कम रेशियो कहां पर है। आपकी क्लास का टाइम अब चेंज हो गया है क्या, मेरी क्लास का जो टाइम है वो 12 बजे होता है। वो एसएससी जीडी की जो बैच चल रहे हैं, एसएससी जीडी की क्लासेस जो होती हैं वो सुबह होती हैं, 9 बजे से स्टार्ट होती हैं और आपकी 1:30 बजे तक चलती हैं, जिसमें 12 बजे का सेशन जो होता है वो मेरा होता है, जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। और रात की क्लास जो थी 9 बजे की, वो 9 बजे की क्लास होगी आपकी रेलवे की क्लास, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, जो आपका 6 बजे से स्टार्ट होता है। रेलवे की क्लासेस 6 बजे आपको जीएस की क्लास मिलती है, लेकिन वो आदित्य सर के द्वारा दी जाती है। और 7 बजे 7:30 बजे जो क्लास होती है मैथ्स की क्लास होती है, और 9 बजे जो क्लास होती है वो मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में अभी चल रहा है फिजिक्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, कई सारे आपके टॉपिक हो चुके हैं, तो आप उसमें जुड़ सकते हो। ठीक है जी, मैथ्स का क्लास हुआ नहीं था क्या आज, नहीं, आज की मैथ्स की क्लास नहीं हो पाई। आज को आपको पता है कि आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो थोड़ा सा पूजन हुआ था, तो उस पूजन के चक्कर में आज क्लास नहीं हो पाई है। कल आपकी क्लास जरूर होगी, क्योंकि सर ने रखा है व्रत, उपवास, फास्ट।
ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, शिवाजी द बॉस का सबसे कम है हरियाणा, और सब जागेश्वर कुमार बता रहे हैं महाराष्ट्र, ऋतु कुमारी बता रही हैं राजस्थान, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर है, ये केरल में है। कहां पर सबसे ज्यादा केरल, और सबसे कम का पूछा जाए तो सबसे कम है आपका हरियाणा। अब आप पूछोगे कितना है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए केरल का जो अनुपात है, केरल में जो रेशियो है वो क्या है, यहां पे पुरुषों की संख्या तो है 1000, और रेशियो देखा जाए तो महिलाओं की संख्या यहां पर ज्यादा है 1084, तो 1000 पुरुष और स्त्रियां कितनी 1084। और जैसे ही हरियाणा की बात करूंगा तो हरियाणा में क्या है 1000 पुरुष और 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या, यहां पे महिलाओं की संख्या ही ज्यादा है। एक आंसर दिया था वो भी गलत, सारी कन्याओं को बुलाकर भोजन कराओ मास्टर भाई, सारी कन्याओं को बुलाकर भोजन कराया जाएगा, वो भी आपका नौमी वाला दिन होता है उस दिन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्या कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्त अंग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। तो ये बता दीजिए क्या आंसर होगा कि राज्य का 7वां अंग कौन सा था सप्तांग सिद्धांत के अनुसार। अगर आपसे, हाँ जी आ जाना, जिसे आना है वो आ जाना, टूंडला का क्षेत्र है, आपको पता है, एड्रेस आपको यूट्यूब के चैनल पे दिया गया, आप जहां पे जाना चाहे आप आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल शिखा कुमारी, ज्यादा सबसे ज्यादा केरला का है। हैप्पी नवरात्रे सभी को भाई, हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रे के। जनपद पलक सिंह बता रही हैं ए, तो जो लोग यहाँ पे ए के साथ में, ठीक है। पहले मैं बताता हूं सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग जो सिद्धांत है ये किसने दिए थे या फिर किसके द्वारा दिए गए, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो आपके कौटिल्य थे, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में, यानी कौटिल्य के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र, कौटिल्य का क्या एक बुक जिसका नाम क्या है अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र में क्या बताया है सप्त अंग सिद्धांत के बारे में बताया है। क्या बताया है, सप्त अंग सिद्धांत के बारे में बताया है। और यहां पे बताया है कि जो 7 अंग हुआ करते थे राजा के, उनके बारे में यहां पे बताया है। तो 7 अंग की अगर मैं बात करूं तो 7 अंग कौन से थे, अगर आपसे ये पूछा जाए तो राजा, यानी अब आप कौटिल्य कौन थे, वो चाणक्य थे, चाणक्य की बात आ रही है, तो चाणक्य का मतलब मौर्य साम्राज्य की बात आ रही है। तो मौर्य साम्राज्य में क्या था, सबसे पहले आपका राजा, राजा के बाद होता था अमात्य जिसे हम कहते थे नौकरशाह, ठीक है, आपने सुना होगा अमात्य नाम। उसके बाद में आता था जनपद, जनपद के बाद आता था दुर्ग, दुर्ग के बाद आता था कोश, जनपद के बाद में आता था दुर्ग, कोश, और कोश के बाद में आता था दंड, और लास्ट आता था आपका मित्र यानी सहयोगी। तो यहां पे जो 7वां था वो क्या था, ऑप्शन नंबर जो है मित्र, कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो मित्र क्या है यहाँ पे 7वां अंग है सप्तांग सिद्धांत का। हाँ सुना है बाहुबली में, हाँ जी बाहुबली में भी सुना होगा, अगर आपने वो आपने चाणक्य नाम, जो चाणक्य के नाम से आता था एक एपिसोड आते थे, तो उसमें भी आपने सुना होगा अमात्य। ठीक है, तो अमात्य जो होता था वो आपका नौकरशाह होता था। तो राजा, फिर अमात्य, फिर जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो मित्र जो होता था वो सप्तांग सिद्धांत का 7वां अंग होता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सब हम जी के पढ़ते हैं तो है पर सब मिक्स हो जाता है। मिक्स क्यों हो जाता है, मिक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग जो है, आप लोग जब पढ़ते हो ना तो आपने कभी थ्योरी पूरी तरीके से पढ़ी नहीं होगी उस तरीके से। तो पहले आपको एक थ्योरी, जैसे कहते हैं ना कि मैं अगर ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ तो पहले ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लो, तो कंप्लीट कर लेंगे तब उसके क्वेश्चंस लगाओ। मिक्स क्यों होगी भाई, पता है ना मैथ्स ये किसका क्वेश्चन है, ये भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो फिर उसके बाद में हिस्ट्री पढ़ो। तो हिस्ट्री को टाइम दो कि 1 महीना 2 महीने के अंदर मुझे हिस्ट्री खत्म करनी है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस होगी, हर चीज़ की अलग अलग प्रैक्टिस होगी। सर जीएस मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। और देखो एक चीज़ याद रखना, दो, एक तो होता है खुद का इंटरेस्ट होता है देख के ही पसंद आ जाए, और एक होता है जो पसंद करना पड़े। ठीक है, और जो पसंद करना पड़े वही होता है जीएस। लोगों को जीएस पसंद आती नहीं है लेकिन करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में आएगी, और एग्जाम में आएगी तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट आए लाना जबरदस्ती पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी का मन कौन चाहता है कि मैं पढ़ूं, कोई भी नहीं चाहता यहाँ कि मुझे पढ़ना पड़ेगा भी, मैं तो ऐसे घूमूं यहाँ पे पैसा हो पैसा उड़ाऊं, यही तो सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जीएस को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भाई मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रीजनिंग, हिंदी सब चीज़ पसंद है लेकिन जीएस पसंद नहीं है। लेकिन जीएस से भी आपके टॉपिक बहुत, यानी जीएस से क्या बनता है आपकी, जो देखो मैथ्स
कॉमन है, मोस्टली सब लोग मैथ्स जानते हैं जितने भी लोग हैं। और आप देखो गली गली में अगर देख लो ना, सब लोग बीएससी या इंटर करके बैठे, बीएससी करके बैठे, सभी जानते हैं मैथ्स क्या होता है और मैथ्स को पढ़ते हैं, और मैं टीचर भी मैथ्स के ही बनते हैं। लेकिन जीएस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जीएस को आपको पढ़ना पड़ता है, अच्छे से पढ़ना होता है। तो आप फोकस करो पहले जीएस पे। ये भी भाई धन्यवाद इसके लिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो भी तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे आप सेशन को लाइक जरूर कर दें और फिर शेयर भी कर दीजिए। याद करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल है, उसके प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से क्या था? ऋग्वैदिक काल की बात आ रही है। ए आपका भूमि, बी है आपका गाय, सी है यहाँ पे स्त्री, और डी है यहाँ पे जल। तो इनमें से ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान क्या था? और इंग्लिश बाबू ने बता दिया भाई, आपको जीएस अच्छी नहीं लगती, लेकिन आंसर आपका आ गया है काऊ। एएसपी का आंसर आ चुका है बी। तो जो लोग यहाँ पे बी के साथ में वो बिल्कुल सही हैं। तो सबसे मूल्यवान, यानी ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में, यानी ऋग्वैदिक काल की ही बात करूं तो गाय जो होती थी वो सबसे मूल्यवान संपत्ति होती थी। और गाय को हम क्या कहते थे? गोधन बोलते थे। ये बहुत बड़ा धन माना जाता था। अगर किसी के पास में गाय है वो बहुत बड़ा धन मानता था कि मेरे पास में बहुत, या अमीर मान सकते थे उसे। और गाय क्या होती थी? पूजनीय होती थी उस टाइम पे, बहुत पूजा, आज भी पूजते हैं गाय को, तो उस टाइम पे भी ये बहुत पूजनीय मानी जाती थी। और गाय ऐसी थी, तो अगर गाय के लिए कोई बात आ जाती थी तो गाय के लिए युद्ध भी हो जाते थे। ठीक है, यहां पर गाय के लिए युद्ध भी हो जाते थे। और गाय के यहां पे युद्ध होने के साथ साथ जो यहां पे कहते हैं ना, वस्तुओं का जो विनिमय प्रणाली चलती थी, वाल्टर सिस्टम जो बोलते थे, उसमें गाय भी एक प्रमुख साधन हुआ करता था। तो यहां पे विनिमय प्रणाली में भी गाय का यूज होता था, यानी गाय को हम यहां पे एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, किसी चीज के बदले में गाय दी जाती थी। तो यहां पे एक बहुत प्रमुख साधन हुआ करता था। और गाय को हम क्या बोलते थे? अघन्या बोलते थे। और अघन्या का मतलब होता है कि जो मारे जा सकने योग्य ना हो, जिसे मारा ना जा सके, उसे हम क्या कहते थे? अघन्या कहते थे। और अघन्या कौन होता था? वो गाय ही होती थी। इतनी मूल्यवान संपत्ति ये होते, आज भी मूल्यवान संपत्ति है ये, बिल्कुल। हाँ, गाय के चक्कर में हो गई थी, गाय के चक्कर में कई लड़ाइयां हुई हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? और ये पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, तो पहले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन तो नहीं था, वो ये था कि वहां पर कौन अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। मैंने उसमें भी आपको बता दिया था क्या आंसर होगा। और पलक सिंह ने आंसर दे दिया है ए। इंग्लिश बाबू का आंसर आया कोलकाता। निशा सिंह का सी। ऋतु कुमारी बता रही है ए। और यहाँ पे शिवाजी द बॉस बता रहे हैं ए। तो एनी बेसेंट। तो यहाँ पर किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? वो क्या था? वो आपका कलकत्ता अधिवेशन था, जो 1917 में हुआ था। तो 1917 में जो हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एनी बेसेंट थी, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 1922 का जो गया अधिवेशन था, इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। इसके अलावा 1922 से पहले 1921 में जो अध्यक्ष थे, ये याद रख लेना, क्योंकि यहां पे क्या है, एक थे हकीम अजलम। क्या नाम था उनका? हकीम अजलम। ये हकीम अजलम इसके कार्यकारी अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। ठीक है, हकीम अजलम जो थे ये कार्यकारी का मतलब कोई और अध्यक्ष हुआ होगा, लेकिन उन्होंने उनकी जगह पर कार्य किया। और ये भी याद रख लेना कि जो 1921 में अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो चित्तरंजन दास ही थे। लेकिन चित्तरंजन दास जो थे वो उस टाइम पे क्या थे? जेल में उनको बंद कर दिया गया था, यानी ये कैदी थे उस टाइम पे। इस वजह से इसका इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में कार्यकारी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? हकीम अजलम थे। और याद रखना चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 1921 और 1922 में अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, लेकिन जो इनकी जगह पर कार्य किया वो किसने किया? 1921 में हकीम अजलम ने। लखनऊ की बात करूंगा तो लखनऊ में एजी मजूमदार, जो मजूमदार थे ये क्या थे? लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष थे। अगर आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो हो गया भारत पहली बार एक महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? बता दीजिए क्या आंसर होगा। सर 14-15 साल पुरानी यादों के क्वेश्चन है इसलिए याद है। अच्छा, 14-15 साल का मतलब है कि आपकी एज होगी इस टाइम पे 30 साल।
भाई कम से कम 14-15 साल का मतलब है इंटर के टाइम पे। बिल्कुल एएसपी ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल शिवाजी द बॉस, एएसपी, दोनों का आंसर सही है कि पहली भारतीय महिला, अगर बात की जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो उनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था इनका? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो बनी थी ये किस अधिवेशन में बनी थी तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। तो कानपुर का अधिवेशन कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 1925 में। तो ये बात आप याद रख सकते हो, ये एक्स्ट्रा है जो इस क्वेश्चन से अलग है। पहली अध्यक्ष आपकी कौन है? पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट है, लेकिन पहली भारतीय अध्यक्ष की बात की जाएगी तो वो है आपकी सरोजनी नायडू जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। बिल्कुल ऋतु कुमारी, इंग्लिश बाबू बिल्कुल सही है, सभी का आंसर, निशा सिंह सभी आंसर बढ़ता है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लोकहितवादी। जिस तरीके से उपनाम रखे जाते थे पहले के, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाएगा किसी को आपका यहाँ पे तिलक बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है तो इस तरीके से कई सारे लोग हैं जिनको उपनाम दिए जाते थे। तो उपनाम जो दिए गए तो उनमें से एक उपनाम था लोकहितवादी। लोकहितवादी जो उपनाम है ये किसके लिए बोला गया या किस व्यक्ति को बोला गया कि लोकहितवादी? इसका मतलब है सामाजिक सुधार में काम करने वाला, सामाजिक सुधार में योगदान देने वाला, लोगों के हित में काम करने वाला। इसके अलावा इन्होंने स्त्री के जो कहते ना स्त्री के जो अधिकार हुआ उन पर बात करने वाला कौन था, उन्हीं को यहाँ पे लोकहितवादी बोला गया है। और उनका नाम क्या होगा? और इनका ठीक है। तो लोकहितवादी की बात करेंगे तो लोकहितवादी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। तो राव बहादुर गोपाल हरि देशमुख जो हैं इन्होंने सामाजिक सुधार में बहुत अच्छा सा काम किया था, जिसके बाद में इन्हें लोकहितवादी की उपाधि दी गई। तो अभी थोड़ा सा नेट चला गया था, इस वजह से आपकी दिक्कत आ गई। तो उसके लिए भाई अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, बीएसएनएल वाला नेटवर्क तो नहीं है, बीएसएनएल नहीं है, आपका एयरटेल है, एयरटेल एक्सट्रीम है, ये बार बार दिक्कत करता है। अब क्या कर सकते हैं उसमें? पहले अब वही है कि जियो लगवा लिया था, जियो के बाद में एयरटेल लगवा लिया, लेकिन फिर भी दिक्कत ही है अभी भी। निशा सिंह का ऑप्शन नंबर ए, सिंपी गौतम जो बता रहे हैं ए। आगे बढ़ते हैं, काम गाटा मारू। काम गाटा मारू ये क्या है? इनमें आपको आंसर बताना है। काम गाटा मारू जो है ये क्या? पर ऑप्शन ए कहता है ये औद्योगिक केंद्र है, बी है आपका बंदरगाह, सी है जहाज और डी है सेना की एक टुकड़ी। तो काम गाटा मारू ये क्या है? आंसर दे दिया है एएसपी ने, आंसर दिया है एक बंदरगाह है। निशा सिंह नेटवर्क चले गए, नहीं चले गए, वीआई ले लो भाई, ऐसे ही चेंज करते रहेंगे। लेकिन हाँ कुछ करने वाले हैं, इसके लिए बात हो चुकी है, देखो कितने कुछ दिनों में आपका नेटवर्क इश्यू जो रहता है वो आपका खत्म हो जाएगा। शिवा राजपूत का आंसर है बी, पलक सिंह का आंसर है बी। तो एक बंदरगाह यहाँ पे आंसर बताया है। तो काम गाटा मारू ये बंदरगाह नहीं है, ये क्या है? ये आपका एक जहाज है। ये क्या है? ये एक जहाज है। जितने लोगों ने आंसर दिया है सी वो गलत हैं। यहाँ पे हर्ष वर्मा आप गलत हैं, पलक सिंह गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जो होगा वो होगा आपका जहाज। और ये जहाज जो हुआ करता था ये कहाँ का? इसे जापानी, ये जापानी जहाज हुआ करता, जापान का एक समुद्री जहाज जिसका नाम क्या था? काम गाटा मारू। ये करता यहाँ पे हुआ क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए पूछा जाता है कि यहाँ पर अप्रैल 1914 की बात है। अप्रैल 1914 में हुआ ये था कि यहाँ से कुछ भारतीय जो थे वो इस जहाज पर सवार होकर कहाँ गए थे? कनाडा गए थे। इस जहाज पर सवार होकर कनाडा गए थे। लेकिन हुआ क्या? तो कनाडा जाने पर क्यों, वहां पे क्या है, भारत से कनाडा क्यों जा रहे हैं? भाई हमें थोड़ा सा अच्छा जीना है, बेहतर जिंदगी जीनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स के रूल के यहाँ पे खत्म तो कर नहीं पा रहे थे। तो कुछ लोग यहाँ से क्या हो गए थे? बाहर चले गए थे। और बाहर में कहाँ गए थे? तो 376 लोग जो थे, 376 लोग कहाँ गए थे? ये कनाडा गए थे। लेकिन कनाडा यहाँ पे क्या कर देता है? नस्ल भेद वाली बात करता है। और नस्ल भेदी का शिकार होने के बाद में यहां पे केवल 24 भारतीय जो होते, कनाडा जो है केवल 24 भारतीयों को यहां पे एंट्री देता है और बाकी के लोगों को यहां से लौटा देता है नस्ल भेद के चक्कर में। तो 24 यहां पे कनाडा में एंट्री मिल जाती है, बाकी को फिर वापस लौटाया जाता है। और वापस लौट के ये कहां आ जाते हैं? वापस लौट के ये कोलकाता आ जाते हैं। जिसके बाद में इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है और यहां पर कम से कम 22 लोग मारे जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो जहाज है ये जापानी जहाज था, समुद्री जहाज था, जो 1914 में 376 लोगों को, भारतीय यात्रियों को लेके गया था। और ये कनाडा गए थे और कनाडा से क्या हुआ? केवल कनाडा ने वहां पे 24 लोगों को एंट्री दी, केवल 24 लोगों को।
बाकी बाद में बाकी लौटा दिए गए थे, और लौटाने के बाद में ये कोलकाता पोर्ट पे पहुंचे, और कोलकाता पोर्ट में भी जब ट्रेन से जा रहे थे उस टाइम पे इनमें आपस में लड़ाई या फिर कई लोगों से लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद में होता क्या है, जिसके बाद में इसमें 22 की मृत्यु हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, ये क्या है, जहाज ही तो बोला था, ऊपर देखिए कमेंट, अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ इस पे, जो निकल गया वो निकल गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में जो कैबिनेट मिशन था, इसका लीडर कौन था, ये बताना है। जल्दी से बताओ कितना होगा। मैंने कैबिनेट मिशन को आपको बताया भी है कई बार, क्योंकि आपके जो पेपर में आ चुका है, ये बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो कैबिनेट मिशन में इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कितने सदस्य होते थे, तो 3 सदस्यीय मिशन था ये। और 3 सदस्यीय मिशन के अलावा जो एटली थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आपके पीएम थे, ब्रिटिशर्स जो पीएम थे, उन पीएम का नाम था एटली, और एन एटली के द्वारा इसको भारत भेजा गया था। तो यहाँ पे क्या है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसे कहां भेजा गया था, इसे भारत भेजा गया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये जो मिशन था, इसे कहां भेजा, भारत भेजा गया था। और भारत में ये क्या करने वाला था, संविधान निर्माण से रिलेटेड, और भारत जो आपका डिवाइड होने वाला था उससे रिलेटेड यहाँ पे मीटिंग करता है। और यहाँ पे 3 सदस्यीय मिशन रखा जाता है। तो 3 सदस्य कौन थे, अगर आपसे ये पूछा जाए तो 3 सदस्य यहाँ पे, आपका एक सदस्य जो है वो एक सदस्य है, इसमें से आपका दिया गया है सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो सर पैथिक लॉरेंस जो थे वो इस मिशन के कौन थे, इस मिशन के हेड थे। तो ये तो आपके हेड हो गए। इसके अलावा दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम क्या है, उनका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या है उनका नाम, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम है। और तीसरा जो सदस्य है उनका नाम क्या है पूछा जाए तो अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्य थे, जिनमें से आपके तीनों में से हेड कौन था, तो तीनों में हेड जो था आपका पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन था और इसको भेजा गया था भारत। तो बता दी, यहां तक आपको समझ में आया, ये तो पता है ए होगा, बिल्कुल ए तो होगा ही। पलक सिंह ने पैथिक लॉरेंस फर्स्ट अध्यक्ष 1946 कैबिनेट मिशन, बिल्कुल 24 मार्च 1946 में। सर 5000 सब्सक्राइबर कब होंगे इसमें, जब 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे पार्टी के लिए बुला लिया जाएगा। इंग्लिश बाबू 5000 कुछ दिनों में होने वाले हैं, और जिस दिन होंगे उस दिन हमारे यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम होगा। और पूजा के अलावा जैसी पूजा का कार्यक्रम होगा, यानी पूजा हो जाने के बाद में यहाँ पे जो लोग हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों में से अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक आना चाहता है तो आ सकता है। उस दिन सेलिब्रेशन जरूर होगा। और वो लोग जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं उनको यहाँ पे वीडियो पे दिखा दिया जाएगा चिढ़ाने के लिए, बाकी जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी 3 लोग थे, मैंने बता दिया है। सर जी आप मैथ्स रीजनिंग भी पढ़ाते हैं? जागेश्वर कुमार, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ाता, यहाँ पे मैं जीएस पढ़ाता हूँ। जो जैसे इंग्लिश बाबू बोल रहे थे, मैं जो है पहले मैं मैथ्स ही पढ़ाता था, लेकिन अब प्रेजेंट में मैं जीएस पर फोकस कर रहा हूँ। और जीएस पर फोकस करने के बाद में मैं अब प्रेजेंट में केवल जीएस ही पढ़ाता हूँ, मैथ्स मैंने बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपसे कहता है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के समान निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है, बता दीजिए। सर इनके नाम कैसे होते हैं, याद नहीं होते, ये क्या बात हुई, हम नहीं आ पाएंगे। सर क्यूआर कोड भेज देंगे, आप पैसे भेज देना सर, हम यहाँ पिज्ज़ा खा लेंगे। जिस जो आ सकता है वो यहाँ पे इनवाइट है पहले से ही। जिस दिन 5000 होंगे, 5000 का सेलिब्रेशन आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि इस दिन है, जो आ सकता है वो आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर तो तब तक। तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति की अगर कोई अनुपस्थिति है, यानी भारत के राष्ट्रपति अभी मान लो अनुपस्थित हैं या फिर मान लो बीमार हैं, ठीक है, अब मैं उन्हें मारना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन कहूंगा बीमार हैं, तो बीमार हैं तब, और उस टाइम पे उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो दोनों की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभाल सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए भारत के प्रधान न्यायाधीश, बी है आपके प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष, और डी है भारत के महान्यायवादी। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। 12 का वी मार दिया जाए, 12 का वी। इंग्लिश बाबू, आकाश ने बताया ए, एएसपी बता रहे हैं, शिवा राजपूत भी बता रहे हैं, निशा सिंह, कोई मत आना, मैं चला जाऊंगा सबके बदले। ठीक है, जो आना चाहे वो आएगा। इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधान न्यायाधीश। अगर उपराष्ट्रपति भी, यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, हमेशा याद रखना जो कार्यभार मिलता है वो उपराष्ट्रपति को मिलता है। किसे मिलता है? उपराष्ट्रपति को मिलता है, वही राज्य का प्रमुख उस टाइम पे हो जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो उस स्थिति में कौन आपका
राष्ट्रपति का कार्य करेगा, कार्यभार संभालेगा, वो होगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं तो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट में हैं, और इनका नाम आपको बताना है कौन है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करूं तो 50वें हैं नंबर के इस टाइम पे, और वो कौन है आपको बताना है। लेकिन इसकी बात कौन करता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन आपका कार्यभार संभालेगा, वो आर्टिकल 65 करता है। मुझे लगा आप हिंट दे रहे हो, नहीं मैं हिंट नहीं दे रहा था, मैं तो बस बता रहा था। ठीक है, तो आंसर बता दी क्या होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन है? इंग्लिश बाबू बता रहे हैं चंद्रचूड़। आज मैथ्स की क्लास नहीं हुई क्या सर? नहीं हुई, बताया ना, अभी सभी को बता दिया था कि नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, नवरात्रि की पूजा में सर आज बिजी थे, तो बिजी हो जाने की वजह से आज क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, और आप लोगों ने भी पूजा की होगी ये तो मुझे पता है, व्रत भी रखा होगा, तो सर ने भी व्रत रखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्वालिफाई कर जाएं। मैंने जो पूछा आप आंसर आ चुका है इंग्लिश बाबू का, डी वाई चंद्रुण। आकाश का भी आंसर आ चुका है डी वाई चंद्रचूड़। तो आंसर क्या होगा? तो डी वाई जो चंद्रचूड़ हैं ये इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम पर क्या हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रिट को जारी कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने हैं 4, परमादेश, अधिकार प्रत्याशा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। तो यहां पे जो रिट जारी की जाती हैं, तो अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो उस मूल अधिकार के हनन के लिए हम कहां जाते हैं? हम जाते हैं अदालत। अदालत में हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो जहां भी जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? तो उसके लिए यहां पे रिट जारी की जाती हैं। मौलिक अधिकार को यहां पे क्या करता है? अदालत द्वारा जारी किए आदेश होते हैं। हम जब रिट करते हैं तो कहते हैं ना, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत द्वारा एक आदेश दिया जाता है, वह आदेश क्या कहलाता है? वही रिट होता है। और रिट जारी करने का जो अधिकार होता है, जो रिट जारी की जाती हैं, रिट जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास होता है? केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही होता है। केवल किसको होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही होता है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि यहां पे बताया गया है कि जब आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप कहां जा सकते हो? तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। और किस आर्टिकल के तहत जा सकते हो? जैसे संविधान की आत्मा बोला गया है, तो बता दीजिए संविधान की आत्मा किसने बोला उस आर्टिकल को? वो आर्टिकल कौन सा है जिसमें मूल अधिकारों के हनन के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं? बता दीजिए। बाकी यहां पे रिट की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यहां पे जो रिट जारी की जाती है वो कौन सी होती है? हैवियस कॉर्पस होती है, जिसका नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत को रोकने, उसकी रिहाई को सुनिश्चित करने के लिए यहां पे जो जारी की जाती है, तो रिट जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अब आपसे मैंने पूछा सर नवदुर्गे के मेले मुझे मिल जाना, आपको बल्ला खिला दूंगा। भाई किसके? हर हम नास्तिक हैं, तो भाई आप नास्तिक हो, लेकिन आप ही दो और थोड़ी ना है, दूसरा तो आस्तिक है। तो भाई किसी की, कहते ना, किसी की श्रद्धा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे आप आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो। अगर आप नास्तिक हो ठीक है, आप अपनी जगह पे हो, कोई आस्तिक है तो वो अपनी जगह पे है, तो किसी के लिए ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं तो नहीं कहता किसी। चलिए, मेरी वीडियो पीछे चल रही है, तो वीडियो पीछे चल रही है तो उसमें ऑप्शन होता है, आप डबल क्लिक करो, आगे बढ़ जाएगी, 10 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। जितने सेकंड पीछे चल रही है उतनी बार क्लिक कर लो, उतने सेकंड आगे बढ़ जाएगी। नॉर्मल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो पूछा है मैंने आपको बताना है, बाकी मैं इस पे आता हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम कौन था? ए आपका है अमीर खुसरो, दारा शिको, अमीर हसन और सुजा। क्या आंसर होगा? हम भी अम्बेडकरवादी हैं, फिर भी मानता हूँ सनातन संस्कृति को। तो भाई कोई भी अम्बेडकरवादी या फिर कोई भी हो, तो भाई जो सनातन संस्कृति है वो तो आपकी है ही, वो तो बहुत ही पुरानी संस्कृति है। और पूजा करना, ये लोग अपने आप को कहते हैं ना कि हम लोग अपने आप के लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते, अपने खुद के लिए करते हैं, खुद को अच्छा लगता है। आंसर आ गया अमीर खुसरो। भाई और आंसर बताइए। शिव राजपूत का आंसर बी है, शिव राजपूत बता रहे हैं, फिर ए बता रहे हैं, सपना ने बता दिया ए, निशा सिंह बी। तो
तो आंसर क्या होगा? ऋतु कुमारी, लालू यादव, सब लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी है। दारा शिकोह ने हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया था। दारा शिकोह थे हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, तभी तो उन्होंने इसका अनुवाद किया। भाई स्टडी की होगी तभी तो उसको ट्रांसलेट कर पाए। तो इन्होंने अनुवाद किया, सारे जो ग्रंथ थे उनको अनुवाद भी किया। अनुवाद किस में किया? इन्होंने फारसी में किया। और ये बात मैंने कल भी बताई थी। तो फारसी में अनुवाद करने के लिए पहले भाई पढ़ना तो पड़ेगा भाई, कि नॉर्मली आप देखोगे आंसर कर दोगे भाई ना, अनुवाद जैसे आप आंसर कर रहे हो, देखा आंसर और तुरंत बता दिया। पढ़ा होगा तभी तो आंसर करोगे। तो ऐसा ही है कि इन्होंने सबसे पहले पढ़ा होगा तभी तो इसका फारसी में अनुवाद किया होगा। और इन्होंने जो अनुवाद किया वो किस नाम से किया? इन्होंने जो अनुवाद किया वो सिर्र ए अकबर के नाम से किया। और ये किसके बेटे थे? ये शाहजहां के बेटे थे। और शाहजहां के बेटे होने के साथ साथ ये शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में ये इन्होंने जो उपग्रंथ थे, या जो आपके कहते हैं ना उपनिवेश कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को क्या किया था? अनुवाद किया था। ठीक है। और हाँ, अकबक, सिर्र ए अकबर, हाँ सिर्र ए अकबर, ये कल भी बताया था मैंने, सिर्र ए अकबर। क्वेश्चन नंबर आता है 15, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बता दीजिए। जौनपुर शहर है, जौनपुर शहर है कहां पर आपको बताना है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको बताना है। आंसर आपके सामने है, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह संकी और सिकंदर लोधी। तो बता दीजिए जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? व्रत हो आप तो तुक्का मत लगाओ। बी आंसर आ गया, एसपी का, सपना का, इंग्लिश का शरद शुक्ला। शरद शुक्ला इसमें कहां है? निशा सिंह तुगलक, मेरे बगल में जौनपुर, हाँ तो तुम्हारे बगल में है तो कहां पे? बी आंसर है। तो जो लोग बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और किसकी याद में की जाती है? तो इनको याद किसकी आई भाई? शाहजहां को तो मुमताज की याद आई, और इन्हें किसकी आई? तो इन्हें भी किसी ना किसी की याद आई होगी। तो उन्हें किसकी आती है? मोहम्मद बिन तुगलक की। किसकी याद आती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इन्होंने जौनपुर शहर का नाम क्या रखा? सॉरी, जौनपुर का नाम जौनपुर ही रखा। तो अब आप ये बताओ कि मोहम्मद बिन तुगलक में तो कहीं भी ऐसी राइम बन नहीं रही कि भाई इसका नाम जौनपुर रखा जाए, तो क्यों इन्होंने जौनपुर रखा? तो याद रखना कि इनका मोहम्मद बिन तुगलक का जो रियल नाम था, जो कहते हैं हम वास्तविक नाम जो था, ये तो बाद में रखा गया था, लेकिन वास्तविक नाम जो था वो क्या था? वो था आपका जौना खां। ठीक है, इनका नाम क्या था? जौना खां था। और इसी नाम के कारण इस शहर का नाम क्या रखा गया? जौनपुर रखा गया। तो इनका ही नाम था जौना खां, तो जौना खां से बना दिया इन्होंने जौनपुर। और इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और किसकी याद में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी इन्होंने। ठीक है। तो जो लोगों का मिर्जापुर के जौनपुर में बाहुबली थे, शरद शुक्ला। अच्छा, बनारसी गर्ल, आई एम बैक, आगे हर्ष वर्मा आ चुके हैं। जौना खां बिल्कुल, ऋतु कुमारी, जौना खां आंसर था। जौना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक का एक वास्तविक नाम या रियल नाम हुआ करता था। तो इसी नाम को याद रखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर का नाम क्या रखा? जौनपुर रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? और अगला कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारतीयों के द्वारा, किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बताना है, पहला अखबार बताना है। तो ये है आपका हिंदू पैट्रियट, द हिंदू, यंग इंडिया और बंगाल गजट। तो कौन सा आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 16 आंसर दे दिया शिवा राजपूत ने, ऑप्शन नंबर डी। शिवा राजपूत, दोनों शिवा ने आंसर दिया है, लेकिन शिव राजपूत ने दिया है बी, निशा सिंह का बी, पलक सिंह डी, बंगाल गजट इंग्लिश बाबू ने बता दिया है। तो जो लोग डी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं, बाकी आप बता रहे हो वो सारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। और ये बंगाल गजट जो था ये साप्ताहिक यानी वीक में एक बार आता था। ये क्या था? ये वीक में एक बार आता था। जैसे आता है ना अमर उजाला के साथ में रूपायन आता है, शुक्रवार को आता है, ऐसे ही यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे साप्ताहिक समाचार पत्र था। और समाचार पत्र जो था ये क्या था? सप्ताह में एक बार आता था। तो सप्ताह में एक बार का मतलब किस दिन आता था? ये शनिवार को आता था। रूपायन शुक्रवार को आती है और बंगाल गजट शनिवार को आता था। ठीक है। और यहाँ पे पहली बार ये कब प्रकाशित किया गया? तो कहाँ पे प्रकाशित किया गया? तो ये कलकत्ता में प्रकाशित किया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था।
वैसे भी नाम से पता चल रहा है बंगाल की बात आ रही है तो कलकत्ता में ही प्रकाशित किया होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे नाम इनका, इनका नाम था क्या, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। क्या नाम था, जेम्स, मैंने इसका नाम याद रखा था अगस्त, तो आप भी अगर चाहे तो अगस्त कर सकते हो, जेम्स अगस्त। तो यहाँ पे क्या है, इनका नाम है जेम ऑगस्ट हिक्की। तो इनके द्वारा बंगाल गजट के, यानी इसके जो संस्थापक थे वो ये थे, लेकिन भारतीयों द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट और इसको शनिवार को प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, हाँ सीआईडी की तरफ वीकली आता था। मेरा आंसर छोड़ के सबका आंसर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। अवरोही मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है जहां से हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। आरोही होता है जो असेंडिंग होता है, जो छोटे से बड़े की ओर जाता है। तो यहां पे हमें क्या बताना है, हमें अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या है, पहले आएगा बड़ा फिर आएगा छोटा। तो आपका पता चल गया होगा सबसे पहले बड़ा कौन सा आएगा, तो आंसर बता दो। तो इनमें से कौन सबसे पहले आएगा, तो सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो तो भाई राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। और दूसरे पर यानी दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वो है आपका मध्य प्रदेश। और तीसरा पूछा जाए तो वो है आपका महाराष्ट्र। और जहां पर आप लोग रह रहे हो, हम लोगों की बात करें तो हम लोग किस में आते हैं, हम वो 4th पोजीशन पर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद में जो आएगा पांचवा जो है आपका गुजरात है। गुजरात के बाद में अगर पूछा जाए तो छठवां है आपका कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद में अगर आपसे पूछा जाए सातवां कौन सा है, तो सातवां है आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद में आता आपका उड़ीसा। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आता जाएगा तो हम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मुझे इतना ही बताना था कि यहाँ पे क्या है, पहला पर आपका राजस्थान हो गया, तो तीसरा आएगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरा है मध्य प्रदेश, तो दूसरा यहाँ पे कौन है, मध्य प्रदेश। फिर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसमें है नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आएगा 4th पे। और फिर है गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे दिया गया है तो आपका आएगा 1। तो आंसर हो जाएगा 3241। और 3241 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो जिनका 3241 है वो बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आंसर कहाँ आ गया है, बाय बाय, ठीक है, डी आंसर। पलक सिंह, अरे बी बोलो, 3241 सी है, बिल्कुल मैं सही हूँ, सब लोग सही हैं। जो लोग बी है, निशा सिंह सी नहीं है, इधर बी है। तो ये भी कहते ना, ये भी आपका जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते ना उस टाइम पे ए बी सी डी कहाँ लिखा हुआ ये पे ध्यान देना होता है, तो इससे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलो, विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या होता है, तो आपने सुने होंगे कि कई प्रकार की खेती होती हैं, सेरीकल्चर, विटीकल्चर, तो इस टाइप की खेती होती हैं। तो उसमें एक विटीकल्चर है। ये आपका पुलिस के पेपर में 2000 जो आपका इस बार का पुलिस का पेपर हुआ था, इस बार तो नहीं पूछा गया था, जो फरवरी में पेपर हुआ था उसमें विटीकल्चर आया था। तो विटीकल्चर किसके लिए फेमस है, तो जल्दी बता दो, इसका आंसर आप ही देना है, मैं नहीं दे रहा। पलक सिंह सी समझ लिया, ऑप्शन गलत कर दिया सर आपने, मेरा सी था। मेरा सी क्या था भाई, आंसर तो बी था, उसमें बी था ना। तो अब जो है आंसर ऐसे ही चलेंगे, मैं अब आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताता हूं। आंसर हो जाएगा आपका अंगूर। तो अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो आपके बहुत सारे कल्चर होते हैं। एक आता है सेरीकल्चर, तो बताओ सेरीकल्चर इसमें से कौन है, सेरीकल्चर, एक एपीकल्चर आता है। तो कई सारे कल्चर हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे विटीकल्चर का मतलब है यहाँ पे अंगूर का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अब आप बाकी कर लेना, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगा, अंगूरी अंगूरी। भाई मेरे को गाना याद आ गया पर मैं कह नहीं रहा, चलो छोड़ो। चलिए, हाँ पलक सिंह बिल्कुल, सिल्क जो होता है वो सेरीकल्चर होता है, बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी। तो इंडोनेशिया में यहाँ पे ये सारे क्या है, इंडोनेशिया के द्वीप है, जिसमें से एक द्वीप है जकार्ता, और जकार्ता जो हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी है। और सुमात्रा की अगर मैं बात करूँ तो सुमात्रा, यहाँ पे याद रखना कि अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा, इन दोनों के बीच से एक चैनल जाता है जहां से भारत और इंडोनेशिया अलग होते हैं, उसका नाम क्या है, ग्रेट चैनल। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है।
तो ग्रेट अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप? निकोबार द्वीप। और निकोबार में कौन सा द्वीप? निकोबार का कौन सा द्वीप होगा? तो ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में एक चैनल जाता है जो भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट चैनल। तो ये याद रखना। बाकी इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? जकार्ता हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नू संतारा है, जकार्ता है, लेकिन अब जब ये क्वेश्चन आया था तब उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर दिया है। अभी की राजधानी की बात करेंगे तो न्यू संतारा है, नू संतरा। आंसर अब क्या होगा? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी की जब मैं बात करूंगा तो ये आपका मिडिल हिमालय का पार्ट है। तो यहां पे आपको बताना है पीर पंजाल कहां पे है। बाकी मैं बता देता हूं कि एक आपका क्या है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट होते हैं, तो ये तो आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया। ये हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में आपका हिमालय, जो रियल हिमालय है वो स्टार्ट होता है, वो भी आपका इसी तरीके से जाता है धनुष के आकार से। तो ये कहाँ है? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। नंगा पर्वत से नामचा बरवा का मतलब ये जम्मू कश्मीर से कहाँ तक? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश तक। और इसी में बीच वाला पार्ट जो है वो सबसे ऊंचा होता है। और बीच वाला पार्ट कहाँ पर है? ये नेपाल में है, जहां पर आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा यहां से आपका दूसरा, इसके बाद में मिडिल हिमालय स्टार्ट होता है। वो इस तरीके से कटा हुआ हिमालय है, यानी कटा हुआ का मतलब है कि यहां पर आपका कटाव हुआ है नदियों के द्वारा, इसे कहते हैं मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय की जो सबसे पहली रेंज पड़ती है, वो सबसे पहली रेंज कौन सी है? उसी का नाम है पीर पंजाल। पहली रेंज क्या है? पीर पंजाल। अब ये सबसे कोने पे है, तो इसका मतलब क्या है? ये कहां पे होनी चाहिए? ये तो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। तो पीर पंजाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। बाकी रेंज की बात करोगे तो पीर पंजाल के बाद जो श्रेणी पड़ती है वो कौन सी है? ये है आपकी धौलाधर। धौलाधर कहां पर है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद जो पड़ती है वो आपकी नागटिब्बा है। और नागटिब्बा कहां पे पड़ती है? ये उत्तराखंड में पड़ती है। और फिर आपका हम पहुंच जाते हैं कहां पर? हम पहुंच जाते हैं नेपाल में। और नेपाल में इस श्रेणी का नाम क्या होता है? महाभारत रेंज पड़ता है। तो आपकी मैंने पूरा मिडिल हिमालय की रेंज बता दी। और आपसे पूछा जाए कश्मीर कहां पर है, तो कश्मीर है आपका जम्मू, ये आपका मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो आपकी वैली बनी है, यही आपकी कश्मीर घाटी है। तो यहाँ पे क्या है? घाटियां मिलेंगी। जैसे आपकी यहाँ पे कश्मीर घाटी मिल रही है, धौलाधर में क्या मिलेगा? धौलाधर और ग्रेटर हिमालय के बीच में यहाँ पे कौन सी मिलेगी? तो कांगड़ा घाटी मिलेगी। इसी तरीके से आपका नागटिब्बा की तरफ जाएंगे यानी उत्तराखंड के, तो मसूरी घाटी। और महाभारत में आपकी काठमांडू घाटी पड़ती है। ठीक है, चलिए आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। जेली बनाने के लिए सबसे कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? बताओ, जेली बनाने के लिए इसमें से सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? आम, पपीता, अमरूद, कैथ। तो इनमें सबसे ज्यादा उपयोगी फल कौन सा है जिससे जेली बनाई जाती है? रुक जाओ भाई, अभी चलेंगे, अभी चलेंगे, बस क्लास होने वाली है। 21 हो गए, 26 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बचे हैं। थोड़ी सी देर और सही, तो थोड़ी देर और ठहर जा, तो जिससे कि आपके आगे के क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो आंसर आपका आ चुका है पपीता, और इसी के साथ में आपका आंसर हो जाता है गलत। भाई गलत आंसर दे दो। मैंगो, आई थिंक, पलक सिंह, ये भी गलत है। ऐसे ही करके सारे आंसर बता दो। कोई कहेगा डी आंसर है, कैथ गलत है, तो कैथ भी आपका गलत है। बच्चा कौन सा? अमरूद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जेली बनाने के लिए अमरूद का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब कहोगे भाई अमरूद का तो हमने सुना ही नहीं है। और याद रखना कि सबसे ज्यादा पैक्टिन जो होता है जेली बनाने के लिए जो चाहिए वो क्या है? पैक्टिन चाहिए। और पैक्टिन जो सबसे ज्यादा होता है वो अमरूद के अंदर होता है भाई। पैक्टिन की मात्रा सबसे ज्यादा किसके अंदर? अमरूद के अंदर होती है। और यहाँ पे विटामिन सी की मात्रा भी अच्छी होती है इसके अंदर। तो जेली बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? फल चाहिए। तो फल कौन सा है? वो तो अमरूद हो गया। और इसके अलावा हमें पैक्टिन की मात्रा सबसे ज्यादा चाहिए, वो भी इसमें सबसे ज्यादा है। फिर तो हमें एसिड मिलाना है, पानी मिलाना है, चीनी मिलाना है, वो तो हम नॉर्मली मिला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, मुझे लगा सही हो गया मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? भाई स्टैटिक जीके को मैं इंक्लूड कर लूं, जो क्वेश्चन आते हैं मैं उनको करा रहा हूं। बाकी अगर स्टैटिक जीके का पार्ट अगर पूछा जाता है तो मैं उसको लेके आता। अभी क्या है, वो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे ही आपका ये क्वेश्चंस का लेवल खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके प्लस जीएस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं स्टैटिक जीके और जीएस के दोनों के क्वेश्चन रखने वाला हूँ, तो आप उस पर टेंशन ना लो, वो भी आपका होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा सा इस पे है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। अच्छा शीश,
हमारे पेट में भी अमरूद जेली बन जाता है, अब मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, सब कुछ जेली ही बन जाता है HCl के द्वारा। चलो, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक फॉरेस्ट। क्या आंसर होगा? ब्लैक फॉरेस्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं पता, बता दिया। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से पेस्ट्री आती है, जो पेस्ट्री आती है ना वो ब्लैक फॉरेस्ट। अब इससे याद रखना कि ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ से है, ये आपका कहाँ से है, कहाँ का निकल गया, जर्मनी में। ठीक है, स्वचालित वाहन। जो स्वचालित वाहन है, निर्वातक का सबसे अधिक विषाक्त प्रदूषक है। भाई जो वाहन चलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषक काम करने वाला होता है वो कौन होता है, वो पूछा गया है। ए है आपका तांबा, सीसा, कैडमियम, इनमें से कोई नहीं। तो विषाक्त धातु यानी जो सबसे जहरीली धातु जो निकलती है इस साइलेंसर से, तो वो कौन सी धातु होती है, वो याद रखना, वो कौन सी होती है, सीसा होती है, या फिर हम किसे कहेंगे, लेड कहेंगे। तो लेड जो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज़्यादा धातु प्रदूषक धातु होती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक किसमें होती है, जो वाहन होते हैं उसमें से जो, भाई कैडमियम नहीं है पलक सिंह, आंसर आपका हो जाएगा चित्रांशी चौहान, ऋतु कुमारी, आंसर है सीसा, लेड। अच्छा, लेड को कम करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रदूषक को कम करने के लिए हम क्या डालते हैं, एक जगह एक चीज होती है, एक आपका ऑयल होता है, वो ऑयल का नाम क्या है बता दो आप। बी होगा, बी होगा, बी होगा, हाँ जी बी होगा, सबका बी है, बिल्कुल सही हो गया। आकाश, दीपाली, शिखा। शीशा कब निकलता है, शीशे का मतलब ये थोड़ी ना कि शीशा निकलेगा एकदम कांच की तरह निकलेगा, शीशा कोई कांच की तरह थोड़ी निकलता है, उसमें तो थोड़े थोड़े हल्के हल्के से पदार्थ होते हैं, वो हल्का सा धुआं के रूप में निकलता है, वो है आपका लेड। तो लेड भी आपका धुएं के रूप में ही निकलता है, वही बात आ रही है यहाँ पे। हाँ, कैडमियम भी घातक है, ये नहीं बोला है इसने, सबसे ज्यादा बोला है, सबसे अधिक विषाक्त धातु पूछी है। तो घातक तो आपकी सारी है, यहाँ पे बोलो तांबा, सीसा, कैडमियम, सीसा और कैडमियम दोनों ही घातक है। तो घातक आपकी अगर हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो वो लेड है। तो लेड को कम करने के लिए हम एक ऑयल डालते थे पहले, अब नहीं डालते, लेकिन पहले डालते थे, उसका नाम पूछा है, उसका नाम बता दो चलो। हाँ, शीशा हो या दिलो सब टूट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हो भाई। दोनों ही चीजें खतरनाक होती हैं। बात करते हैं डायनमो की। डायनमो वास्तव में करता क्या है, तब ठीक है। नहीं भाई विशाल चौहान, ठीक है इतना, लेकिन इसके लिए हम कुछ डालते थे, वो ऑयल होता था। तो उस ऑयल का नाम मैंने पूछा है, आप वो नाम बता दो। पहले वो डलता था, अब नहीं डलता है, क्योंकि लेड को कम, अब आपके जो इंजन है वो थोड़ा सा अलग आने लगे हैं, तो अब नहीं डलता है, क्योंकि हम लोग ये जो चीज़ें हैं वो पुराने टाइम की हैं, लेकिन ये पूछी तो जाती हैं ना, अब पूछी जाती हैं तो भाई पढ़ना पड़ेगा। मैंने सारे लगा दिए, अब मेरा आंसर सही है। शीशा तो टूट जाता है, दिल कैसे टूट जाता है भाई, जो इनमें से कुछ होंगे ऐसे, उनसे पूछ लो। डायनमो की बात करते हैं। डायनमो वास्तव में क्या होता है, तो आपने सुना है डायनमो है क्या, जनरेटर है, जनरेटर का नाम है डायनमो। तो जनरेटर जो है ये करता क्या है भाई, जनरेटर जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल का यांत्रिक, अब आप पे यांत्रिक का मतलब क्या है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब है कि इसको किसी चेंज करना। तो यहाँ पे मैकेनिकल की जब बात आएगी तो मैकेनिकल क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी डायनामो क्या कर रहा है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको क्या करता है, इससे ही तो बिजली बनाता है, तो इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर ये कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब बता दो क्या होगा, तभी तो बिजली आएगी। लेकिन मैकेनिकल क्या, वो जनरेटर जो घूमता है, गति करता है, तेजी से घूमता है, वही आपकी गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तो करेगा क्या, ये ऊर्जा का परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस पे सही हो जाएगा, ये ऊर्जा को परिवर्तन में लाता है। और किस नियम से काम करता है, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक नियम है, एक सिद्धांत है, उसी पर यह काम करता है। सर लगता है दिल, भाई मुझे लगता है हाँ जी, दिल भी जो होता है वो कांच का ही होता है, वो टूट जाता है। चलो, कजेला नहीं होता, कलेजा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है आपके सामने, समतल, उत्तल, अवतल और बेलनाकार। तो बता दो इसमें से क्या होगा। जो रियर व्यू मिरर होता है, उस रियर व्यू मिरर में हम क्या देखते हैं कि
आंसर आ चुका है बी 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 बी, सभी लोग बी बता रहे हैं। और बी आंसर क्या है, उत्तल, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए हमें रियर व्यू मिरर लगाया जाता है, और रियर व्यू मिरर क्या करता है, उसको कन्वर्स करता है, या फिर कहेंगे उसे उसे छोटा बना देता है। यानी आकृति जहां पे बनेगी वो कैसी होगी, छोटी आकृति बनती है, इस वजह से हम यहां पर देख पाते हैं। और अवतल दर्पण जो होता है वो आकृति को क्या करता है, फैलाता है और स्कैटरिंग कर देता है। तो होगा क्या, तो यहां पे अवतल दर्पण में बड़ा चित्र बनेगा। और बड़ा चित्र का मतलब, जो अगर आप शेविंग ग्लास, अगर शेविंग बनवाते होगे, भाई लड़कों से पूछ रहा हूं, बाकी का ये मत कहना, कि जो शेविंग का ग्लास होता है जहां पे हम शेविंग बनवाने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिससे कि आप वहां पे थोड़े से बड़े दिखाई देते हो। बड़े का मतलब आकृति जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी दिखती है, तो वो इसलिए यूज होता है कि वहां पे आसानी से चीजों को देखा जा सके। ठीक है, आपकी वाहन की जो हेडलाइट होती है, तो वाहन की हेडलाइट भी किसके बनी होती है, वो भी आपके अवतल दर्पण की होती है। और जो आपके नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास में जो लेंस होता है, वहां पर भी कौन सा दर्पण होता है, वहां पर भी अवतल होता है। एक खाना बन रहा है, हम तो खा भी ना सकते आज, दिल जिगर किडनी सब पढ़ाई है। पहले भी इस क्वेश्चन को कराया था भाई, आया होगा इसलिए करा दिया होगा। चलिए दिल जिगर की बातें नहीं करते, जब ये बायोलॉजी आएगी ना तब पढ़ेंगे इस चीज़ को, बाकी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना। बाकी दिल का हम कहते हैं दिल टूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल का काम एक ही होता है, वो यहाँ पे सर्कुलेट करता है, किसको, एक तो पंप करता है, और उसके अलावा वो ब्लड का सर्कुलेशन करता है, और ज़्यादा कुछ नहीं करता। जो हमने बना रखा है ना वो इस टाइप का दिल, वो कुछ नहीं है, वो बस हमारी एक इमेजिनेशन है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। तो केरल का सबसे अधिक प्रचलित कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कथकली। ठीक है, तो आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 26। और यहां पे आपके आज का क्लास का दी एंड होता है, और दी एंड के बाद में अगली क्लास आपकी कल स्टार्ट होगी। सरकर व्रत है, हाँ जी व्रत है, कोई दिक्कत है, व्रत तो होता ही है, आज पहला दिन है, व्रत रखेंगे। हाँ जी, केरल के ही हैं दोनों, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों ही आपके केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो आपका कौन सा है, वो आपका कथकली है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको क्लास मुझे लगता है पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो साथी नए जुड़े हैं उनसे करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अपने जो साथी हैं उनको शेयर जरूर कर देना, क्योंकि उनके पास में ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, वो यहाँ पे चल रहे हैं अभी क्लासेस में, तो आप उनको वहाँ पर पहुँचा सकते हो कि उनको भी थोड़ा सा फायदा दे दो, खुद ही थोड़ी देखोगे। ठीक है, तो अब बस जितना है हम भाई, थैंक यू। सभी को बढ़िया लगी तो और अच्छी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और फिर आज का पहला दिन है नवरात्रि का, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि के पहले दिन की, जो आपकी शैलपुत्री का दिन होता है। हाँ जी बिल्कुल, हो भाई, सब लाइक कर दो इसे, बहुत देर होगी सभी को। तो चलिए क्लास हो गई है आपकी ओवर हो जाने के बाद में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको कल 12 बजे फिर से इसी तरीके से एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेके। अगर मेरे साथ में अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो, जिसमें अभी फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स में आपकी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें आपके रेलवे से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं मैं उनको कराता हूँ, तो आप मेरी शाम की क्लास में जुड़ सकते हैं। वो आपकी 9 बजे क्लास होती है, आप 9 बजे की क्लास में रोजाना जुड़ सकते हैं। उसके बाद में जुड़ोगे कैसे भाई, पहले सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आप जुड़ोगे। मेले में सब आ जाना, टूंडलाम भाई, टूंडलाम बिल्कुल, हम यहाँ पे आके हम देख लेंगे। बाकी जिससे मिलना होगा वो मिलना हो ही जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।